तो स्टूडेंट आज मैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, थ्री डायमेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे CBSE के एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने इससे पहले 11.1 जो है वो अभी मैंने होल्ड पर रखा है, मैंने अभी करवाया नहीं क्योंकि 11.1 जो है वो टोटली डिपेंडेंट है 10th चैप्टर पर। और मैंने 10 चैप्टर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्लास लेते हैं मैंने उनको 10 चैप्टर करवा रखा है और 11.1 भी बहुतों का हो चुका है। ठीक है, तो 11.1 वैसे बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ हम डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 10 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा तुमने भी। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11 चैप्टर 3D, इसका 11.2। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे। तो 11.2 में जो हम पहली चीज़ जो देखने वाले हैं वो हमारा पहला पॉइंट है। इसके अंदर हम इस 11.2 में हम टोटली सिर्फ पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में, यानी इक्वेशंस ऑफ अ लाइन कि इक्वेशन क्या होने वाली है लाइंस की स्पेस के अंदर। स्पेस यानी 3D में, 3 डायमेंशन में जिसकी x y z 3 एक्सिस होती हैं, उसके अंदर क्या होने वाला है हमारा इक्वेशन लाइन का, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे उसमें जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट होगा जिससे वो लाइन पास हो रही होगी और उसके एक पैरेलली एक दूसरा वेक्टर होगा। जैसे कि एक ये पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, एक ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो जो पास कर रहा है एक लाइन से। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें ये 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो ये 2 पॉइंट है उसको एक मानो, क्योंकि एक जो है वो हमारा होता है ये जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है। आर वेक्टर जो शो करता है वो पोजीशन वेक्टर को शो करता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर यानी कि ओरिजिन से लेकर ठीक है दूसरा जो पॉइंट है उनके बीच का जो वेक्टर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट हमने मान लिया कि ये x1 y1 और z1, एक पॉइंट हमारे पास x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो हम दो तरह से इक्वेशंस पढ़ेंगे और इस लाइन के पैरेलली एक वेक्टर है v वेक्टर, जिसके बारे में मैंने बताया था इस v वेक्टर के बारे में। ठीक है, जो कि पैरेलल v, तो पैरेलल वेक्टर v वेक्टर होगा। ठीक है, और जो हमारे पास एक लाइन होगी वो पासिंग पॉइंट होगा, किसी भी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अगर एक पॉइंट से, बस इतना याद रखो कि अगर एक पॉइंट से और उसके एक पैरेलल बी वेक्टर से अगर कोई लाइन पास करती हो, ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है वेक्टर फॉर्म में। दो तरह के हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो होगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। अभी जो ए वेक्टर होता है वो ए वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर जो होगा वो पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर होगा। ठीक है, पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर होगा। और ये जो बी वेक्टर होता है वो जो बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर हमारा पैरेलल वाला वेक्टर होगा। बस इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर पोजीशन कौन सी, ए वेक्टर हमेशा डिनोट करेगा पासिंग वाले को और बी वेक्टर जो डिनोट करेगा वो पैरेलल वाले को डिनोट करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, जब एक पॉइंट से पास कर रहा हो एक लाइन और उसके पैरेलल में कोई दूसरा बी वेक्टर गिवन हो, तो आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। तो कार्टेशियन फॉर्म में बहुत ईजी है। अभी मैंने बताया कि ए वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूँ तो कार्टेशियन फॉर्म अगर हम निकालना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। जहाँ पर ये जो x1 y1 और ये जो z1 होगा, x1 y1 और z1 जो होगा वो होगा पासिंग पॉइंट्स, जो अभी मैंने पासिंग पॉइंट बताया था x y और z, बोला ना एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा वो x y z होगा। पासिंग पॉइंट हमेशा x y z को डिनोट करेगा और वो जो x y z होगा वो हमारा क्या होगा पासिंग पॉइंट, तो उस पासिंग पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे x1 y1 और z1। ठीक है, दूसरी बात, अगर a b c देखें तो ये a b c क्या होगा, तो ये a b c जो हमारा b वेक्टर था, b वेक्टर था उसके पैरेलल यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, उसकी डायरेक्शन रेशो होगी। जैसे कि इनके डायरेक्शन रेशो बताया था क्या होते हैं, इनके कोएफिशिएंट आई जे और के कैप के कोएफिशिएंट यानी ए बी और सी, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, बी वेक्टर के। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म बोले तो कैसा फॉर्मूला होगा, x माइनस x1 डिवाइड बाय ए, y माइनस y1 डिवाइड बाय बी,
z माइनस z1 डिवाइड बाय c, जिसमें x1 y1 z1 जो होगा वो पासिंग पॉइंट होंगे, a b c जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, क्लियर। तो पहला हमने सीख लिया जब एक पॉइंट से और एक पैरेलल लाइन से जब पास कर रहा था। अब दूसरा हम देखेंगे, अब इक्वेशन पढ़ेंगे उस लाइन की जब वो दो पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, दो पॉइंट से पास कर रहा होगा उसकी बात करेंगे, और उसके एक पैरेलल एक वेक्टर होगा बी वेक्टर। ठीक है, तो अब दो पॉइंट आ गए, पहले हमने पढ़ा था एक पॉइंट गिवन था, एक पासिंग पॉइंट गिवन था और एक पैरेलल वेक्टर था, और इस बार हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे और इसमें एक फिर से पैरेलल वेक्टर हमारा बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, बहुत इजी सा है वेक्टर फॉर्म इसका, पिछले वाले जैसा ही। पिछले वाले में था आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये था। अब इसमें क्या करना है, इसकी जगह पर बस b माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे, तो आर वेक्टर का सेम रहेगा, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा b माइनस ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा जब दो पॉइंट से पास कर रहा होगा तब वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में सेम ऊपर वाली सेम रहेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, और फिर से यहाँ पर x1 y1 और z1 क्या डिनोट करता है, तो x1 y1 और z1 डिनोट करता है हमारे पासिंग पॉइंट से, पहला पासिंग पॉइंट जो होगा, यानी कि हमारे पास दो पासिंग पॉइंट है, एक हमारे पास ये मान लो और एक ये मान लो, यानी कि एक हमारे पास होगा x1 y1 और z1 और एक हमारे पास होगा x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो ये जो पहला हमारे पास होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, और जो दूसरा होगा और जो हमारे पास नीचे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी को माइनस करके, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये जो हमने पहले पढ़ा था, और नीचे x2 माइनस x1, अब x2 x माइनस x1 क्योंकि दो पॉइंट्स है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने इक्वेशंस पढ़ी लाइन की, एक इक्वेशन लाइन की जो पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट था और एक पैरेलल लाइन थी, दूसरा जो हमने पढ़ा जिसमें दो पॉइंट था और एक पैरेलल लाइन थी। ठीक है, तो इस केस में से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द लाइन। हमारे पास जब दो लाइन गिवन होंगे तो उनके बीच का एंगल किस तरह से निकालेंगे। सपोज यहाँ पर एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यानी कि मान लिया एक हमारे पास वेक्टर दे रखा होगा ai प्लस bj प्लस ck, और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर दे रखा होगा b वेक्टर, ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 और 2 हो जाएगा। तो किस तरह से फॉर्मूला याद रखना है, एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय पहले वाले का रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू लाइन। जब दो लाइन हमारे पास गिवन है तो उनके बीच का एंगल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो दो इसके डिराइव जो इसके रिजल्ट है उसको जरा ध्यान से देखना। पहली चीज, अगर मान लो ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, लाइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। जब 90 एंगल बनेगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, और जब ये पूरा इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0। इसलिए जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो सिर्फ ये बचेगा और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ 0 आएगा और 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। ठीक है, तो जब कोई लाइन आपस में दो पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो जो हमने पहले 10th चैप्टर में जो पढ़ा था उसी वही वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी, उनके रेशियोज जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, अगर चाहे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू, इसको भी 0 लिख सकते हैं, या फिर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 लिख सकते हैं। ये है क्या, तो ये होते हैं हमारे पास, ये जो L M और N होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन, जैसे डायरेक्शन कोसाइन बताया था, डायरेक्शन कोसाइन जो हमारे होते हैं जो a कैप, जैसे कि अगर मैंने a वेक्टर है, इसका मैंने a कैप यानी कि यूनिट वेक्टर निकाला, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो वेक्टर ऊपर लिखना पड़ता है और साथ में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास LMN आता है। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है, L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2 दोनों का सम भी 0 लिख सकते हैं, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, दो डिराइव रिजल्ट होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ हमने पढ़ी इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी दो लाइन के बीच में एंगल किस तरह से निकालते हैं। और अब तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जो कि आखिरी है इंट्रोडक्शन के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन टू लाइन वो दो केसेस में होते हैं, एक तो स्क्यू लाइंस के केसेस में और एक होगा हमारा पैरेलल लाइन के केस में। स्क्यू लाइंस वो लाइन होती है जिसके अंदर पैरेलली वो नहीं जाती, वो बीच में से मुड़ जाती है, ठीक है, यानी कि वो हर तरफ से इक्वल नहीं होती, एक तरफ से बड़ी होती है फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी डिस्टेंस जो है पीछे खत्म होने लग जाती है, यानी कि कम होने लग जाती है। तो ये हमारी स्क्यू लाइन होती है। अब स्क्यू लाइन को कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है स्क्यू लाइन का या फिर पैरेलल लाइन का, बस उसमें ये लिखा होता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है। तो किस तरह से पहचानेंगे कि वो स्क्यू लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है वो अभी बताऊंगा आगे। तो देखते हैं, जब दो लाइन हमारे पास दे रखी हो, अभी मैंने बताया था इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखा होगा, ये इक्वेशन फॉर्म होती है हमारे पास। अभी हमने पढ़ा था एक पॉइंट, जब इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की स्पेस के अंदर, तो इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। मान लीजिए पहला इक्वेशन, पहले लाइन की इक्वेशन ये L1 की, दूसरा लाइन की इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस में म्यू B2, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा पहले से यूज हो चुका है तो यहाँ पर एक अलग से क्वांटिटी ले ली जो कि म्यू है, ठीक है। अब ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर दो इक्वेशन इस तरह से फॉर्म में गिवन होंगे तुम्हारे पास, तो इस तरह से हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा। सबसे पहले चीज़ तो स्क्यू लाइन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे कि स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन को कैसे पहचानते हैं। अभी बस ये देखो कि स्क्यू लाइन का क्या फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का और पैरेलल लाइन का क्या होगा। तो स्क्यू लाइन में देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखना इसके अंदर B1 एंड B2, ये हमारे पास B1 एंड B2 जो हमारे पास दो वेक्टर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा होगा 10th चैप्टर में, ठीक है। तो दो किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है बाय डिटरमिनेंट, ठीक है, उसको आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाय जो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है, वेक्टर फॉर्मूला, ये कि वेक्टर फॉर्म। अगर हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशंस होगी वो इस तरह से आएगी कार्टेशियन फॉर्म की। अभी मैंने जब बताया था इक्वेशन, तो इक्वेशन हमने वेक्टर फॉर्म में इस तरह से पढ़ा था और कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से पढ़ा था। तो कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1, ये पहले लाइन की इक्वेशन। और दूसरा लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन में c2, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहले इक्वेशन की है और ये 2 2 इसलिए यूज़ किया क्योंकि दूसरे इक्वेशन की है। बस इसमें दोनों में डिफरेंस ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से हम इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो देखो। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z2, पहले रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिखना है। फिर उसके बाद a1 a2 b1 b2, यानी कि a1 b1 c1 पहले वाले वेक्टर के, a2 b2 और c2, ये हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, और डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या लिखना है, देखो इसको किस तरह से याद करना है उसको ज़रा ध्यान से देखना। इसको याद करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको और इसको छुपाओगे, इस वाले के लिए इसको और इसको छुपाओगे, इसको इससे इंटू करो b1 c2, इसको इससे इंटू करो माइनस का b2 c1 और उस होल के ऊपर स्क्वायर प्लस में, अब इसको छुपाओगे, इसको इससे इंटू करोगे, फिर इसको इससे इंटू करोगे, फिर नेक्स्ट में इसको और इसको छुपाओगे, इससे इसको इंटू करोगे और इसको इससे इंटू करोगे, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे एग्जाम में ऐसे पूछा नहीं जाता, एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है, अगर इस तरह से इक्वेशंस गिवन है तो हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, और अगर इस तरह से इक्वेशंस गिवन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। ये स्क्यू लाइंस के लिए है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन देखते हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए देखते हैं। तो पैरेलल लाइंस पता ही होगा, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि कोई रेल की पटरी देख सकते हो, L1 L2 दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है तो इक्वेशन ये होगी r वेक्टर a वेक्टर प्लस में लैम्डा वेक्टर, और दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन होगा L2 का a2 प्लस में लैम्डा b2 वेक्टर। इस तरह से दो इक्वेशंस होगी। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये बहुत ईजी है, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए हो गई, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो स्क्यू लाइंस के लिए हो गई।